अस्सलाम वालेकुम। आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें आपने अपनी बेबसी का इजहार किया है और एक सेंटेंस आपने इस तकरीब में ऐसा बोला है जिसको सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानियों को फोकस्ड होकर इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 50-60 सालों से हो क्या रहा है। पाकिस्तान की जो असल इख्तियारात हैं, पाकिस्तान की जो असल स्ट्रेंथ और ताकत है, ये असल में है किसके पास? कौन है जो सब कुछ सेलेक्ट करता है? कौन है जो जमातों को तोड़ता है, बनाता है? कौन है जो इनको सपोर्ट करता है, किसी को लगाता है, किसी को भगाता है? हम सबको आप यकीन करें ये सोचना पड़ेगा। इमरान खान साहब का ये सेंटेंस बहुत गहरा है। अब मैं ये समझता हूँ कि वाक़यातन हम सबको खान के पीछे खड़ा होना चाहिए और उन लोगों से इक़्तिदार को छीन कर, उन लोगों से ताकत को छीन कर असल में ताकत आवाम को देनी पड़ेगी। अब आप देख लें कि आवाम किस कदर पुरजोश अंदाज में खान के पीछे खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद आवाम के पास किसी भी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। हम सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान अवाम का है। आप यकीन करें कि पाकिस्तान अवाम का नहीं है। हम वोट कास्ट करते हैं लेकिन सिलेक्शन किसी और की होती है। मैं और आप वोट कास्ट कर रहे हैं लेकिन पहले से प्लान होता है कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीट्स देनी है, ये सब कुछ प्लान्ड होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सबको, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें कम से कम खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, तो फिर हमें कम से कम इन ताकतों से, जो जिनके ऊपर बैनुल अक़वामी ताकतों का हाथ है, जो पाकिस्तान के अंदर है, जो असल में पाकिस्तान के दुश्मन और गद्दार हैं। देखिए, हिंदुस्तान हमारा एक डायरेक्ट दुश्मन है, जिसका मुझे और आप सबको पता है कि ये हमारा दुश्मन है। लेकिन वो दुश्मन जो मेरे और आपके अंदर बैठे हैं, जो मेरे और आप में से हैं, पाकिस्तानी है बेसिकली वो, लेकिन पाकिस्तान की जड़ें भी काट रहे हैं साथ साथ। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे असल में ताकत की हुक्मरानी को छीन कर आवाम को ट्रांसफ़र करना होगा। इमरान खान साहब के इस सेंटेंस पे आप फोकस कीजिएगा, जो कि मैंने कम से कम जब इसको पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है। लाहौर में इमरान खान ने जब सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और गुफ्तगू में आपने कहा कि जब चैलेंज ख़त्म होता है तो आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। जब मैं क्रिकेट खेलता था, मेरी बड़ी आसान ज़िंदगी थी। क्रिकेट पर तबसरा करता, ढेर सारा पैसा आ जाता और लाइफ कमाल की गुजर रही थी, बड़ी बेहतरीन थी, हर तरह की मेरे पास सहूलत थी, कोई टेंशन नहीं थी मुझे। उनका कहना था कि जब कानून की हुक्मरानी होती है तो मुआशरा खुशहाल होता है। मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मेरा मुकाबला कर लेते। यहाँ ज़िम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। आप यकीन करें कि इस सेंटेंस को हर पाकिस्तानी को, मैं समझता हूँ, बार बार पढ़ के उसको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियां जो है वो बदल जाएं, तो हमें इस सेंटेंस को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपने आप को भी चेंज करना होगा। इसी वजह से मेरा और आपका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन का कहना था कि हम अरबों के टैक्स डिफ़ॉल्टर पकड़ते तो पता चलता वो कहीं और चले जाते और हुक्म कुछ और मिल जाता। यानी अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सारी जिम्मेदारी किसकी है? इमरान खान की है। और असल में पावर किसके पास है? किसी और के पास है। अगर इमरान खान अपनी जो है समझदारी से या अपनी बहादुरी के साथ अगर वो किसी पर हाथ डालता, किसी को पकड़ लेता, तो पता चलता कि जनाब फ़लाँ जगह से कॉल आ गई, आप इसको छोड़ दें, ये बंदा कहीं और पहुंच चुका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में तो ताकत इमरान खान के पास थी ही नहीं, असल में ताकत किसी और के पास थी। अलबत्ता ज़िम्मेदारी सारी इमरान खान साहब की थी। और इसी तरह बाकी सारे जो हमारे वज़ीर आज़म, जितने भी लोग सिलेक्ट होते रहे, मिसाल के तौर पर अगर नवाज़ शरीफ है या मौजूदा शहबाज शरीफ है, इन सब के पास इख्तियारात नहीं है, इन सब के पास पावर नहीं है। आप सब देख लें कि नवाज़ शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि इन्होंने किस तरीके से, जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, उस बंदे को निकाल के बाहर फेंका उन्होंने और ख़ान साहब को लेकर आए। अब खान साहब भी ऑब्वियसली आए तो उन्हीं की बेस पे थे, लेकिन खान साहब को ये पता नहीं था कि असल में इस मुल्क की फसाद की जड़ कौन है।
جیسے ہی خان صاحب کو اس ملک کے فساد کی جڑ کا پتہ چلا، یعنی یہ ہمارے ملک نے اگر ابھی تک ترقی نہیں کی تو آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ خان کو پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو لوگ اصل میں خان صاحب کو آگے لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے اگر اصل میں ترقی نہیں کی تو اس کی وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ ادارے کب تک جو ہے وہ تماشا بنتے رہیں گے، کبھی کسی کے اوپر کیس کرتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر کیس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایف آئی اے نے سب سے پہلے خان صاحب کے دور میں یہ نون لیگ والوں پہ کیسز بنائے، 16 ارب کے، 20 ارب کے، 40 ارب کے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے کیسز ختم کر رہے ہیں اور ان کو بری کر رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یا تو وہ پہلے ٹھیک تھے یا وہ اب ٹھیک ہو گئے، اور اب وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں ان کا رخ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ادارے بھی کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ اصل میں تو طاقت کا سرچشمہ وہ ہاتھ ہیں جو مجھے اور آپ کو آج تک نظر نہیں آئے، 50 سال ہو گئے۔ ہمیں ان لوگوں سے اپنی جان چھڑانا ہوگی جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سارے کے سارے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان کا کون سا ایسا ادارہ ہے جو صحیح طریقے سے پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے کام کر رہا ہے؟ اگر آپ ٹیکس کے ادارے کو دیکھ لیں آپ، تو کیوں نہیں لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آتے؟ کہ اتنا ہی ٹپیکل اور مشکل قسم کا کام ہے کہ باہر والی دنیا ساری جو دکاندار ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آ سکتے ہیں، کیا ہمارے ہاں ٹیکس نیٹ نہیں بنایا جا سکتا؟ ٹیکس نیٹ اتنا ٹپیکل قسم کا کام ہے کہ پاکستانی عوام کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا سکتا۔ سو آپ یقین کریں کہ اس سینٹنس کو پڑھنے کے بعد مجھے بہت غصہ بھی تھا اور بہت افسوس بھی تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری آواز میں وہ فیل بھی ہو رہا ہوگا۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی زندگی کو بھی محفوظ رکھے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو ایسے حکمران عطا کریں جو اصل میں ان طاقتوں سے میری اور آپ کی جان چھڑوائیں جن طاقتوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے ہم سب پاکستانیوں نے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آنے والے الیکشنز کے لیے بھی اور آنے والے دنوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز جب ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے تو سب کچھ بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔